कौन सीएसएस कर सकता है और कौन सीएसएस नहीं कर सकता। कागज कलम पकड़ें, तलवार पकड़ें, मैदान में आ जाएं। सीएसएस बेसिकली गेम है 1500 नंबर की। अच्छा, रट्टा चलता। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए? सीट वो है जिसने आगे चल के पाकिस्तान चलाना है, कलीदी जगहों पे अपना रोल प्ले करना है। ऐसे बंदे को चुनेंगे जिन्हें पब्लिक डीलिंग का आर्ट आता हो, खाली नॉलेज नहीं देखा जा रहा होता। असल में तो जो चीज चेक की जा रही होती है वो पूरा इंसान चेक किया जा रहा होता है। सीएसपी के अपने सगे भाई, अपने बेटे वो भी रह जाते हैं इस इम्तिहान में। आई एम नॉट श्योर कि वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उनकी अपनी मुकद्दर है। ये एक स्टेप आगे होते हैं। वो स्टेप ये कि इनको ऑलरेडी आइडिया है। कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ चल रहा है, उसके बारे में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो क्या तरीका है कार? अफोर्ड नहीं करते फी, लेकिन काबिल हैं, मेहनती हैं, वो सीएसएस करना चाहते हैं, पीएमएस करना चाहते हैं। फ्री ऑफ चार्जेस सिलसिला एक शुरू किया कोई 2-3 साल पहले। बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसे भी आने लग पड़े जिनका शायद सीएसएस का दिल नहीं था, वो करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन फ्री था। 50-60 साइट्स थोड़ी सी बात इस तरफ चल निकली है, तो वाकई पंजाब में है जिसके अंदर हम जो है वो उसको टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुकून डिजिटल। मैं उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, मेरे साथ आसिम रज़ा साहब मौजूद हैं। आसिम रज़ा साहब के साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैं इससे पहले भी पॉडकास्ट कर चुका हूं। सीएसपी ऑफिसर हैं, इस वक्त एमडी हैं टीडीसीपी के। और जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो आज हमने करनी है कि सीएसएस की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। क्योंकि वास्ट एक्सपीरियंस आसिम भाई का सारे हवाले से इसमें मतलब बरसा बरस गुजर गए, इतने बैचेस गुजर गए जिसकी प्रिपरेशन और उसके अंदर जो है वो इनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। तो हम आज चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अगर अपने बच्चों को सीएसएस करवाना चाहते हैं तो कहाँ से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस किस एज से आपको तैयारी करनी चाहिए, और अगर आप इस काबिल हो चुके हैं कि अब आप प्रिपरेशन करनी है तो आज का पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है कि आप कैसे सीएसपी ऑफिसर बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्साइटेड एज ऑलवेज, आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ नया और मिलेगा। मैं डाउन एज ऑलवेज, क्योंकि मुझे आप बुलाते हैं जब मैं दफ्तर बिल्कुल क्लोज कर रहा होता हूँ, नाश्ता मैंने किया नहीं होता और मेरा जो एनर्जी है वो बिल्कुल डाउन हो गई अब है। ज़ाहिर है खैर, कि let's वो अब इस पे चलेंगे तो फिर हमारा किसी और तरफ पॉडकास्ट निकल जाएगा। बड़ा ही बुनियादी सवाल और दो सवाल, कौन सीएसएस कर सकता है और कौन सीएसएस नहीं कर सकता? सीएसएस के लिए कोई तीर मारने की जरूरत नहीं है। कौन कर सकता है? हर वो बच्चा या हर वो बच्ची जो एवरेज माइंड का है। एवरेज माइंड से मुराद ये है कि जिसको चीज़ें समझाएं तो समझ आ जाती हैं, जो बाशऊर है और चीज़ों को जो सीख सकता है। तो समझे कि पहला इंग्रेडिएंट ये है कि वो बच्चा या बच्ची जो डल माइंडेड नहीं है, सादा लफ्जों में, वो उस तरफ आ सकता है। एक क्वालिटी ये हो गई। दूसरे नंबर पे सफ़र चूंकि लंबा है, मुश्किल नहीं है, लंबा है, तो जो लंबी मुसाफत का सवार है, जो मुसाफिर है, जो लंबा चल लेता है, जो थकता नहीं है, जो हिम्मत नहीं हारता, जो गिर नहीं जाता, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाता, वो कर सकता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो 3-3 साल मेहनत करते रहे, 3-3 साल मैंने उनको अपनी आंखों से मेहनत करते देखा और वो एक दफ़ा भी रिटर्न भी क्लियर नहीं कर सके। मल्टीपल चीज़ें उसकी होती हैं। देखिए, पहला जो आपका सवाल था वो ये था कि कौन कर सकता है, तो मैंने 2 क्वालिटीज़ बताई कि एवरेज माइंड का एटलीस्ट हो और मेहनती हो। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि हर एवरेज माइंड का बच्चा या बच्ची और हर मेहनती बच्चा या बच्ची कर जाएगा। वो कर सकता है। कर जाने के लिए फिर उसको और बहुत सारी क्वालिटीज अपने बीच में उसको अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, उसको बहुत सारे स्किल सीखने पड़ते हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए जी, सीएसएस बेसिकली गेम है 1500 नंबर की। नंबरों की गेम है ना ये, और कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। 1200 नंबर का रिटन इम्तिहान, 300 नंबर का इंटरव्यू। 1200 में से 700 लेने हैं, ठीक है, 300 में से 250 लेने हैं। सही, ये कहानी है। ये हो गया तो ना सिर्फ ये कि सीएसएस हो गया बल्कि आपका ग्रुप भी अच्छा आ गया। अब सवाल ये है कि 1200 में से 700 किसके आते हैं और 300 में से 250 इंटरव्यू में किसके आते हैं। 1200 में से 700 लेने के लिए जो रिटन पोर्शन है, पहले समझना पड़ेगा कि रिटन पोर्शन तकसीम कितनी चीजों में है। 12 सब्जेक्ट है, 6 कंपलसरी और 6 ऑप्शनल।
कंपलसरी के बीच में 200 नंबर की अंग्रेजी है, 100 का ऐसे, 100 की प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन वाला कंपोजिशन का ग्रामर का पेपर है। फिर उसके बाद में जनरल साइंस एंड एबिलिटी है 100 नंबर का, 100 नंबर की इस्लामियात है, 100 नंबर का पाकिस्तान अफेयर, 100 नंबर का करंट अफेयर्स है। कितने नंबर हो गए? 500 600 600 6 सब्जेक्ट 600 6 नंबर। सब्जेक्ट, ठीक है। इस 600 में से लेने होते हैं 300 नंबर। 300 आ जाए, 300 आप क्रॉस कर जाएं, बहुत नंबर है, सही। सिर्फ पास ही करना होता है, यूं समझ लें इनको। और फिर ऑप्शनल की एक पूरी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है जो वो आपके सामने खोल देते हैं कि जी कौन कौन से रखने 600 नंबर के हैं। जिस तरह इस साल जो हमारे पास बच्चे हमसे तरबियत ले रहे हैं, उनको हम 200 की पोल साइंस पढ़ा रहे हैं, 100 नंबर की जेंडर स्टडीज, 100 नंबर की क्रिमिनोलॉजी, 100 नंबर की जर्नलिज्म, 100 नंबर की यूरोपियन हिस्ट्री और 100 नंबर का इजाफी के तौर पे एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट। 700 नंबर की हम उनको तैयारी कर रहे हैं कि इसमें से जोन से दिल करता है 600 नंबर अपना कॉम्बिनेशन बना लो। स्कोर देने वाले सब्जेक्ट हैं ये। इस 600 में से नंबर लेना होता है 400। 400 इधर से ले लिए। ये जो लेना होता है 400 से मुराद ये कि मिनिमम ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वो है जो अपने तजर्बे की बुनियाद पे हम आपको बता रहे होते हैं कि इसमें से 400 आना चाहिए, पीछे वाले में से 300 आना चाहिए। यूं 1200 में से जो बनता है वो 700 नंबर बन जाता है। बिल्कुल सही। और जो बच्चा या बच्ची ये नंबर ले लेता है, फिर वो इंटरव्यू में 250 ले ले, उसकी एलोकेशन हो जाती है। अच्छा, रट्टा चलता है या चलता ही रट्टा है? नहीं चल सकता। अच्छा, चल नहीं सकता रट्टा। देखिए रट्टा पहले तो आप कहते हैं किसको है, इसको हम समझ लेते हैं। मैं खुद डिफाइन करता हूं। हम इसको 2 पोर्शन में करते हैं। अभी मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू पे बाद में आते मैं रिटर्न पे ही हूं। चलें रिटर्न के ऊपर रट्टा चलता है कि नहीं चलता, सवाल ये है हैं। जी। रिटर्न की रट्टा पहले मैं डिफाइन कर दूं। अगर तो रट्टे से मुराद ये है कि चीजें आपने याद की हुई हैं और आपको पता नहीं कि वो क्या है, तो नहीं चलता। यानी समझे बगैर नहीं चलता, वो नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। अगर आप इस चीज को रट्टा कहते हैं कि आपने चीजों को ज़हन नशीं किया हुआ है, अपनी मेमोरी में बिठाया हुआ है, आपकी मेमोरी में है, वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज है, वो डेटा है, लेकिन आपको पता है कि मेमोरी में क्या है, तो चलता है, जरूरी है, क्योंकि उसने यूज होना है। आपने अपने सवालों में आपने एनालिसिस पेश करना है। उस एनालिसिस के बीच में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो डेटा है, वो कहीं से आप पर्ची तो नहीं पकड़ेंगे ना, मेमोरी में से निकालेंगे ना, तो ऑब्वियसली अपने मेमोरी में कुछ चीज बिठाई हुई तो निकलेगी। तो मेमोराइज करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। बिल्कुल सही। अगर आपने मेमोरी में चीज बिठाई हुई है और आपको पता नहीं कि वो क्या है और कहाँ यूज होनी है, तो नहीं चलता। अच्छा, लोग कहते हैं कि रट्टा लगा के निकल जाते हैं, हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे जो हम एग्ज़ाम लेते हैं जिन सब्जेक्ट्स का वो ठीक नहीं है, हम जिस तरह से इंटरव्यू लेते हैं वो ठीक नहीं है। अगर इस बुनियाद पे आप किसी को सीएसपी ऑफिसर बना रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि मुल्क का वही हाल होना चाहिए जो है। सर बात ये है कि लेकिन आपने ये सुना है कभी लोगों को कहते हुए? हर साल जो बच्चे फेल होते हैं ना, वो यही कहता है। वो आपके ख्याल में क्या कहें कि मैं निकम्मा था, मैं नालायक था, मैं मेहनत नहीं कर सका, मेरे में कमी थी, उनको ये कहना चाहिए? वैसे कौन कहता है? अगर तो कोई कुछ ना बड़ा ज़मीर जिंदा है तो फिर तो कहना चाहिए। भाई कुछ ना कुछ तो वो साइंस लड़ाएंगे। उन्होंने घर से जूतियां तो नहीं खानी, रिश्तेदारों से ताने तो नहीं सुनने, दोस्तों ने बातें जो करनी है वो नहीं सुननी, तो कुछ ना कुछ तो वो उसको करेंगे ना। बड़ा लॉजिकल जवाब है तो इज्जत बचाने का मौका आप दे सारों को। लेकिन बड़ी सादा सी चीज है, देखें जी, गेम डिफाइंड है, रूल्स डिफाइंड है। आप ना गेम बदल सकते हैं ना रूल्स बदल सकते हैं, आपने उसके मुताबिक खुद को तैयार करना है। 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ बगैर रुकावटों की भी होती है, किसी जगह पे रुकावटों के साथ भी होती है, आपको यूं छलांग मारनी पड़ती है, फिर यूं। अब कोई बंदा ये कहे कि जी मैंने तो 100 मीटर की रेस तैयार की थी, वो बगैर रुकावटों वाली तैयार की थी, आपने आगे रुकावटें रखी हुई हैं, तो भाई ये नेचर ही दूसरी है उस गेम की ना। आप आए ही रुकावटों वाली दौड़ के बीच में, अगर आपने बगैर रुकावटों वाली दौड़ में दौड़ना था तो वो दूसरी गेमें हैं, वहां पे दौड़ें। जब जिस गेम में आप आ रहे हैं तो रूल्स तो आपने उन्हीं के फॉलो करने हैं ना सर। बिल्कुल सही है। तो रूल्स उन्हीं के। घपला होता है रिटर्न में? घपला हो नहीं सकता, सिस्टम इतना स्ट्रांग। देखिए ना, मसलन घपला क्या होगा, मैं बड़ी से बड़ी आपको घपले की मिसाल देता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल के बीच में सब लोग आ गए पेपर देने के लिए, एक बच्चे ने फर्ज किया मैं जो आप कह रहे हैं घपला होता है कि नहीं, उसने सेंटर ही खरीदा हुआ है, उसके सामने रख दें किताबें, मैं कहता हूं रख दे किताबें, नहीं लिख सकता पेपर, जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकता। अगर चेक करने वाले तक पहुंच जाए तो सर कितने चेक करने वाले तक पहुंचेगा? एक पूरा सिस्टम है जो खड़ा हुआ है, उसके 12 पेपर है, 12 पेपरों ने चेक होना है, मुख्तलिफ जगहों पे जाना है, आर्टिफिशियल नंबर लगने हैं, सारा कुछ एक एनोनिमस वे में होना है, कहाँ कहाँ जाएगा? चेक करने वाले को भी नहीं पता कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, किसी को कुछ नहीं पता होता। और फिर एक और चीज है, इसीलिए तो दोबारा फिर एक इंटरव्यू किया जाता है
एक पूरा पैनल बैठता है जो ये चीज चेक करता है कि बच्चा या बच्ची जितने नंबर लेकर आ रहा है उतने डिजर्व भी करता है कि नहीं करता। तो बहुत ज्यादा रोल इंटरव्यू प्ले कर रहा होता है। बिल्कुल सही है। हमने रिटर्न की काफ़ी बात कर ली। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए? सर इंटरव्यू के अंदर देखना चाहिए कि आपकी क्या चीज चेक होनी है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू पैनल जो आपके सामने बैठा होगा वो चेक करने के लिए क्या बैठा हुआ है। आपके ख्याल में इंटरव्यू पैनल क्या चेक करता होगा? क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, नहीं, ऑनेस्टी कैसे चेक कर सकता है? ट्रूथफुलनेस, कैसे चेक करेगा? क्वेश्चनिंग। साइकोलॉजिस्ट बैठे होने चाहिए जो मुझे लगता है उनको क्वेश्चन ऐसे करने चाहिए, सिचुएशन ऐसे देनी चाहिए। ऑनेस्टी नहीं चेक हो सकती। अच्छा। और आप बताएं। आपका चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने का आपका इंटरव्यू पैनल बैठा क्यों है? उसको उसको देखने के लिए ना कि वो ये सूट इन है इस जॉब के लिए या दिस इज इट। इंटरव्यू पैनल को जिम्मेदारी एक दी गई है। उसको ये कहा गया है कि 250 सीट है और सीट वो है जिसने आगे चल के पाकिस्तान चलाना है, कलीदी जगहों पे अपना रोल प्ले करना है। बेस्ट लॉट सिलेक्ट करके दें, ये कहानी है। जो लोग बैठे हुए हैं इंटरव्यू पैनल के बीच में वो पाकिस्तान के जिम्मेदार तरीन लोग हैं। वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ कैपेसिटीज में सर्व किया हुआ है। वो लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी, जिनकी ऑनेस्टी, जिनकी फेयरनेस, जिनका हार्डवर्क अबव बोर्ड है। उनको सिलेक्ट पैनल को बड़े तरीके से किया जाता है। इसके ऊपर कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं जो वहां पे सिलेक्शन के लिए बैठे हुए हैं। और उनको टास्क ये दे दिया गया कि आपने चुनना है मुल्क को चलाने वाले लोगों के लिए। तो वो फिर उस आधे पौने घंटे के बीच में बेस्ट कैंडिडेट चुनते हैं उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के लिए वो जा रहा है। और उस पोस्ट में कई चीजें हैं। उनको पता है कि पोस्टों के बीच में प्रेशर्स भी आते हैं। तो उनको ऐसा बंदा चाहिए, ऐसी बच्ची चाहिए जो उस प्रेशर को हैंडल कर सके। उन्हें पता है कि उन पोस्टों के लिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है। वैसे बच्चे को चुनेंगे जो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स रखता हो। उन्हें पता है कि जिन पोस्टों पे आपने लगाना है उन्होंने पब्लिक डीलिंग करनी है। तो वो ऐसे बंदे को चुनेंगे जिन्हें पब्लिक डीलिंग का आर्ट आता हो, जिन्हें हुनर आता हो प्रॉपर तरीके से ना। तो जो जो उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो मेहनत हो सकती है, वो सख्त जानी हो सकती है, वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन हो सकती है, वो अच्छा टीम वर्क हो सकता है। इन सारे एंगल्स और लिटमस टेस्ट के ऊपर बच्चे को परख रहे होते हैं। खाली नॉलेज नहीं देखा जा रहा होता। खाली ये चीज मैटर ही नहीं करती कि बच्चे के एक पॉलिटिकल जमात के हवाले से क्या व्यूज हैं या दूसरी के हवाले से क्या व्यूज हैं। जो सवाल कर रहे होते हैं वो तो बहाना है उनकी आवाज सुनने का, उन्हें बुलाने का। असल में तो जो चीज चेक की जा रही होती है वो पूरा इंसान चेक किया जा रहा होता है जिसको उन्होंने एक पोस्ट के ऊपर बिठाना है। अच्छा, अब इसमें घपला होता है। मैंने इवन सुना, यकीन कीजिए, मैंने सुना किसी से, उन्होंने कहा कि जी किसी सीएसपी ऑफिसर ने अपने किसी बड़े करीबी रिश्तेदार से कहा, उसने मुझे बताया कि जी मेरे फलां हैं, उन्होंने कहा कि बस रिटर्न पास कर लो, आगे इंटरव्यू निकलवाना मेरा काम है। जिसके पास सिफारिश आती है वो कैसे जान छोड़ाए, चले मुझे ये बताएं। अच्छा, मुझे एक सादा सी बात बताएं, वो क्या कहे। एक बंदे के पास सिफारिश आ गई कि जी साढ़े बंदे ने उसे अफसर बनवाओ। नहीं, ये आप अपने भतीजे को तो नहीं कह मैं सकते। एक सादा सी आपको एक मिसाल बता रहा हूं कि अब उसके पास क्या है, वो अपनी इज्जत यही कह के बचाएगा ना कि भाई इतना काम तो खुद कर ले, आगे मैं खुद कर दूंगा। यानी कि उसको पहले तो यही उम्मीद होगी कि इससे ये भी नहीं होना। सगे भाई के बेटे को भी मैं ये कहता हूं हर एक को कहा जा सकता है। अपनी इज्जत तो किसी तरीके से बचानी, फौरी ना से तो बेहतर है ना कि वो कोई एक स्टेप आगे ले जाए कि भाई इतना का काम तू कर ले, जब आगे आ जाएगा तो उसको देख लेंगे। और आगे जाके भी कितना के देखे जा सकता है। सारे फिल्मती जवाब भी आपसे पूछे जाते हैं। पूछे जाते नहीं, ये वो बातें हैं जो हैं, ये वो बातें हैं जो हैं। ये ऐसे ही जिस तरह मैं आपसे पूछूं कि ये कैमरा कहां से उठाया, ये कैमरा कहां से उठाया, तो आपको पता है कि ये किधर किधर से उठ के आया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो ऐसे हैं। मेरे पास भी सिफारिशें आती हैं बहुत सारे लोगों की, और ज़ाहिर है फिर मैं इनको ऑप्शंस दो ही हैं, या ये कहूं कि भाई मैं नहीं करता, भाग जाओ, हो नहीं सकता। दूसरे नंबर पे ये कहेगा कि बंदा यार ये 4 लेवल आप खुद क्रॉस कर लो अपनी मेहनत से, 5वें लेवल तक आओ, तो फिर उसके बाद देख लेंगे। तो इंशाल्लाह 98 या 99% उस आखिरी लेवल तक आना ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आर्मी में ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रिगेडियर का बेटा ब्रिगेडियर तक पहुंचे, या चलें इसको भी छोड़ दें, इवन वो उसमें सिलेक्ट हो जाए, उसके लिए जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए। आजकल बड़ा ग्लोरीफाई करके खबरें लगाई जाती हैं कि एक ही ख़ानदान, एक ही बाप की 7 बेटियां सीएसपी ऑफिसर, एक ही ख़ानदान के इतने जो है वो उसमें जो है, तो ये क्या मतलब माइंडसेट ही सबका बन जाता है, क्या होता है? घपला तो नहीं है? अब हमने जान लिया। सवाल पूछा है, मुझे बात लगाई है आपने। ये देखिए आपकी मेहनत
और फिर सारे बहन भाइयों को इस तरफ लेके आना वो एक अलग बात है। वो मैं एक पॉडकास्ट में कर चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपके 7 है 8 है घर से कुल माशाल्लाह। मिला-मिलू के 12 हो ही गए अब। 12 माशाल्लाह जो है वो हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में और भी कोई है जिसके 12 इतने करीबी बहन भाई, आगे थोड़ी-सी देखिए एक्सटेंडेड फैमिली। बात ये है, रास्ता ढूँढने वाली बात है। क्या सीएसपी के अपने सगे भाई, अपने बेटे वो भी रह जाते हैं इस इम्तिहान में? या वो उनकी तैयारी ऐसे करवा रहे होते हैं कि वो बन ही जाते हैं? नहीं, रह जाते हैं जी। रह जाते हैं। मसलन ये कि मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं अभी, भाई-बहन तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। भतीजे-भतीजियाँ भी। अभी बेटे हैं और मैं आई एम नॉट श्योर कि वो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उनकी अपनी मुकद्दर है। इस साइड पे आते हैं, नहीं आते, और पेपर देते हैं तो कितनी मेहनत से देते हैं। सिस्टम बड़ा फेयर है। एक सर्विंग इंसान जो खुद मेंटोरशिप भी कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता है कि रहनुमाई फ्राहम कर दे अपने बच्चों को, अपने बहन-भाई, ज़्यादा यही कर सकता है। एक आम बच्चे की निस्बत इन बच्चों को एक प्रिविलेज हासिल होता है। ये एक स्टेप आगे होते हैं। वो स्टेप ये कि इनको ऑलरेडी आइडिया है नेचर ऑफ जॉब क्या है। मसलन एक सादा सी मिसाल ही है कि इंटरव्यू पैनल है, उसके बीच में एक आम बच्चा जाके इंटरव्यू दे रहा है। मेरा भाई बहन जाके इंटरव्यू देगा या बेटा जाके देगा तो मेरे बच्चे ने गवर्नमेंट के सिस्टम को ज्यादा बेहतर समझा होगा। मुझे लगता है मैंने खुद बताया होगा उसको। मुझे लगता है बिहेवियर में भी बहुत चेंजेस आ जाती हैं। सर- जैसे 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 सीएसपी ऑफिसर्स हैं, हम हमेशा कहते हैं कि इनके एटिकेट्स, इनका बातचीत करना, इनका चलना, इवन वॉक करना बड़ा डिफरेंट और बड़ा एक मुहज़्ज़ब उसके अंदर आ जाता है। तो ज़ाहिर है कि जब आप घर में भी होते हैं तो बच्चों के साथ भी होते हैं, तो उनकी भी ये चीज़ें उनके अंदर बिल्ट इन हो रही आई होती होंगी टोटली ना। एग्री, ऐसा ही है। एक एनवायरनमेंट ही वो है ना जिसमें उन्होंने देखा है सारा कुछ अपने फिर इर्द-गिर्द, मोटिवेशन। तो ये चीजें उनके अंदर इनबिल्ड हो जाती हैं। पर दूसरा, उनको लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं। अब चलते फिरते भी मेरा बच्चा है, मेरी 14वां डिपार्टमेंट है जिसके बीच में मैं आया हूँ, तो मेरे बच्चों को चलते फिरते भी कोई 10-12 डिपार्टमेंट्स के काम पता है कि पापा यहाँ थे तो ये काम करते थे, वहां थे तो ये काम करते थे, यहाँ थे तो ये था, वहां थे तो ये था। तो ये सारी चीजें उनको आइडिया है जिसका बहुत सारे लोगों को या उनको जो कम्पीट करने वाले बच्चे उनको आइडिया ही नहीं होगा। तो ये दूसरों से तो फिर एक स्टेप आगे हुए ना, तो इस हद तक ही एडवांटेज होता है कि हम उनको गाइड कर सकते हैं, एक ऐसी इन्वायरमेंट दे सकते हैं जिसके बीच में वो दूसरे बच्चों से आगे हों। अदरवाइज सिस्टम बहुत फेयर है, सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं करता। आपने भी कहा ना इंटरव्यू में ये चेक किया जाता है कि प्रेशर कितना हैंडल कर सकता है। मैं समझता हूँ कि हर जॉब में प्रेशर्स की नोयत अपनी होती है, लेकिन प्रेशर्स बहरहाल होते हैं। आपकी फील्ड में कितने प्रेशर्स होते हैं? ये जो हम इतना कुछ सुनते हैं कि फ़लाँ ने अपनी इवन जान तक ले ली इस प्रेशर्स की वजह से, वो क्या होता है? देखिए, प्रेशर्स तो बहुत सारे हैं। प्रेशर्स हैं, पहली बात तो ये है। वो डेडलाइंस को मीट करने का भी प्रेशर है, कोई काम करने का भी प्रेशर है, कुछ ना करने का भी प्रेशर है, परफॉर्मेंस पीछे रह रही है उसको बेहतर करने का प्रेशर है, पब्लिक डीलिंग का प्रेशर है, बेशुमार चीज़ें हैं। मतलब जब आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पे आते हैं तो आपको एक जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी के साथ आपसे बहुत सारी इख्तियार दिए गए हैं और आपसे बहुत सारी डिमांड्स हैं, तो वो प्रेशर्स तो हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उन प्रेशर्स को रिएक्ट कैसे करना है, ये पर्सन टू पर्सन फिर जो चीज़ें जो वेरी करती हैं। बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे होते हैं। आपने जो मिसालें दी कि जी किसी ने खुदकुशी कर ली, और कितनी होंगी, मतलब आप हिस्टोरिकली उठाएं। टीएसपी ऑफिसर्स की तादाद भी कम है और फिर खबर बन जाती है, तो इसलिए वो नज़र ज़्यादा एक दो के अलावा नहीं है। अभी सर देखें, रिसेंट पास्ट की अगर बात की जाए मैं अगर ये कर लूँ, पिछले 10 साल का डेटा उठा लें, वो 10 साल में पाकिस्तान में हजारों सिविल सर्वेंट जो है वो सर्व कर रहे हैं, थाउजेंड्स में होंगे, और वो थाउजेंड के थाउजेंड्स ही ऐसे हैं जो कि प्रेशर ले रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। उनमें से अगर कोई 1, 2, 3, 4, 5 या इवन 10 लोग भी सरेंडर कर गए किसी वजह से उस प्रेशर के सामने, तो वो फिर आप यूं समझ लीजिए कि ह्यूमन एलिमेंट है। बेशुमार चीज़ें जो कि इंसान को कमज़ोर भी कर रही होती हैं, घरेलू मामला भी साथ साथ कई पैरेलल चल रहे होते हैं, और भी बड़ी चीज़ें साथ चल रही होती हैं। तो ये प्रेशर होना और उस प्रेशर के आगे ब्यूरोक्रेट का टूट जाना, यूं समझ लें एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होता है, ये ना होने के बराबर है, ये नहीं है। ये सिविल सर्वेंट्स आपके प्रेशर्स लेते हैं, उनको डेली बेसिस के हैंड पर हैंडल करते हैं, और बाकी बहुत सारे लोगों की निस्बत बहुत अच्छा हैंडल कर रहे होते हैं। बल्कि जितने प्रेशर्स ये फेस कर रहे होते हैं और ले रहे होते हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा होता, वो शायद
किसी आम सेक्टर का या प्राइवेट सेक्टर का कोई एक बंदा इनके एक दिन के प्रेशर वो एक महीने में अगर ले तो शायद वो बीमार हो जाए। अच्छा आसिम भाई, मैं अपने नाज़रीन के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑफ कैमरा भी ज़ाहिर है कि गुफ्तगू होती है इसी टॉपिक पे। बहुत सी चीज़ें मेरे लिए एक लर्निंग का एलिमेंट बनती है। वहीं से एक बात जो आपने एक दफ़ा की थी कि आपको राइट आफ्टर आई गेस ओ लेवल्स बच्चों को प्रिपरेशन करवानी शुरू कर देनी चाहिए। ये शायद आपने कहा था कि ओ लेवल से शुरू कर देना चाहिए। एक तो राइट टाइम, यानी किसी का ख्वाब होता है ना पेरेंट्स का, वो कहते हैं कि जी बड़ी ख्वाहिश है कि ये बच्चा जो है वो CSP ऑफिसर बन जाए। उनके लिए कुछ रहनुमाई, कुछ बात कि किस एज किस क्लास से शुरू करें और क्या शुरू करें, उनकी इंग्लिश इंप्रूव करवाएं, उनको करंट अफेयर्स की जो है वो नो हाउ दें, किस तरह से उसको लेके देखिए चलें। बात ये है, 10वीं के बाद बच्चा अपने करियर के बारे में सोचने लग पड़ता है। उसको मैट्रिक कह लें, ओ लेवल कह लें। अब ये वो टाइम है जिसमें आपने बच्चे को इस तरफ लाना है। तैयारी का स्टेप 1 जो है, गैस करें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना होगा। मैं लेमैन हूं तो मुझे लगता है इंग्लिश या करंट वो अफेयर्स। सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है। अच्छा। स्टेप 1 बच्चे को मेंटली तौर पर तैयार करना है कि वो ओन करे इस बात को कि वो सिविल सर्वेंट बनना चाहता है। ये स्टेप 1 है कि बच्चे के अंदर, उसके जहन में एज ए ख्वाब ये चीज़ आ जाए कि मेरा करियर ही है। अगर ये नहीं आएगा ना तो आप उसको जो भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे वो भागेगा, वो नहीं पढ़ सकेगा। तो पहले नंबर पे तो ये कि आप उसको सिविल सर्वेंट्स के पास भेजें। जो बनाना चाहते हैं वो दिखाएं तो सही। उसके ड्रामे भी दिखा सकते हैं आप उसको, उसकी वीडियोस भी दिखा सकते हैं, उनके दफातर के अंदर भी ले जा सकते हैं ताकि वो इस ड्रीम को ओन कर ले। जब उस ड्रीम को ओन कर लेगा तो समझें आपका 50% काम उस लेवल का हो गया। अब पढ़ना क्या है, उस लेवल के ऊपर 2 काम है, एक अंग्रेजी और दूसरा अखबार। उसको हालात हाजरा के साथ इन टच कर दें, खबरें सुने, डॉन पढ़े और साथ में अपनी अंग्रेजी को इंप्रूव करता जाए। तो पहले 2-3 साल उसका यही काम है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यही कर ले तो बहुत काफ़ी है। थर्ड ईयर जब एंड हो रहा और फोर्थ ईयर रहता हो, क्योंकि फोर्थ ईयर के बाद वो एलिजिबल हो जाता है अपीयर होने के लिए CSS के इम्तिहान में, तो फिर उसके बाद उसको किसी अच्छे मेंटोर के पास ले जाएं। और जिस तरह हमारी क्लासें ऑनलाइन है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया कि जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन शुरू की है, तो ऑनलाइन क्लासों में पढ़ रहे हैं। वो उनका ज़हन ये है कि 2 साल में जब तक ग्रेजुएशन ख़त्म होगी, हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी होगी और हम 14 करके फौरी तौर पर ग्रेजुएशन के बाद पेपर के अंदर बैठ जाएंगे। तो फिर जो आखिरी 13वीं वाला साल और 14वीं वाला साल है, उसमें बच्चे को प्रॉपर किसी उस्ताद के पास मेंटोरशिप उसको देना शुरू करना है। हमेशा की तरह बगैर फिल्टर के और बिल्कुल सीधा सीधा जो सवाल आ रहे हैं वो मैं आपसे कर रहा हूँ, बगैर तय किए हुए। अब मुझे और मैं हमेशा इस चीज़ को इनकरेज करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई पहले सवाल बता दे, मैं जवाब दे ही नहीं सकता जी, मैं प्लान्ड वे में जा ही नहीं सकता। अच्छा खैर, हमें तो आपके बारे में पता ही है। शुरू में तो कभी रिश्वत की ऑफर हुई होगी जब लोगों को आपका नहीं पता था। और दूसरी बात, कहा यह जाता है कि जी आपकी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके ऊपर आपका सिस्टम आपको मजबूर कर देता है, ऐसा कुछ होता सिस्टम कहीं मजबूर नहीं करता। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये है, हाथी वैसा ही है जैसा बंदे ने देखा है। है? ठीक है, तो मेरे लिए हाथी वही है जितना कि मैंने देखा है। मैंने किसी जगह पे नहीं देखा जी के सिस्टम बंदे को मजबूर कर रहा है कि उसने रिश्वत लेनी है या किसी तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस के बीच में इन्वॉल्व होना है। ठीक, अच्छा अब मैं इसके बीच में चीज़ बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पानी पीने की हद तक ईमानदार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मतलब बड़ा मैं क्लियर हूँ और अपने स्टाफ को भी ये मैसेज देता हूँ कि जी आपने किसी से कोई अनड्यू फेवर, पानी के गिलास तक की भी नहीं लेनी। अभी हम डेवलपमेंट स्कीमें करवा रहे हैं, हमारे ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो हम पानी की बोतलें भी अपनी लेके जाते हैं। ठीक है, और बड़ा इस मामले को हम क्लियरली चलाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि ईमानदार रहना, साफ रहना, सुथरा रहना बहुत आसान है कि आपका अपना डिसीजन है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऊपर तक कट देने कहीं पड़े नहीं है और भाई, ऊपर से भाई आपको कहीं जो है नहीं वो है, बस सिविल सर्विस में कहीं नहीं है, सिविल सर्विसेज के बीच में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और फिर मेरा जवाब फिर वही है कि हाथी वैसा ही है जैसा बंदे ने खुद देखा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर आपको बता रहा हूँ। हो सकता है किसी और अफसर का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट हो, किसी और डिपार्टमेंट में काम करने वाले अफसर का उसका ख्याल टोटल मुख्तलिफ हो, लेकिन जितना मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो कुछ मैंने देखा, देखिए ना, मैं 13वां-14वां तो मेरा इदारा है, मैं फील्ड भी देख ली, AC शिप भी, DC शिप भी, फिर उसके बाद मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में मैं DG रहा, EDO फाइनेंस रहा, डायरेक्टर एंटी करप्शन में मैंने रह लिया, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट देखा, मैंने होम डिपार्टमेंट देखा, मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कमीशन है पंजाब का वो देख लिया, फिर मैं इधर हूँ अभी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। बहुत आसान है साफ रहना, ना सिर्फ ये कि आसान है बल्कि आपकी इज्जत की जाती है।
ठीक है, आपकी पहचान बन जाता है। पहचान बन गया ना। अब तो कोई वाकया सुना देना, शुरू में किसी ने कोई रिश्वत ऑफर की हो, क्या सलूक किया उसके साथ, ये लोगों को नहीं पता होता नहीं ना। ऑफर हुई भाई, नहीं हुई। नहीं ऑफर हुई। मतलब अच्छा, मैं यानी बड़ा खुशकिस्मत भी रहा इस मामले बड़ा में। बड़ा मैं क्लियर हूं कि एज एसी ही स्टार्ट करते हैं ना, और कोई ऑफर नहीं हुई। अगर उससे पहले मैं चला जाऊं, मोटरवे पुलिस में था मैं, हैं? कुछ तो बताए। मोटरवे पुलिस में था जी मैं, और मैंने 2002 में मोटरवे पुलिस ज्वाइन की। मैं वहां रहा 2011 तक, 9 साल का सफर है। सही। और वहां पे मैं डीएसपी के तौर पे काम कर रहा था। और जब फिर मैं सीएसएस की तरफ आया, ये स्टोरी है, फिर कभी सुनाएंगे। रिश्वत की ऑफर की आपने बात, जी 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 वहां पे ये है पत्तों की टाल प्लाजा। ठीक है। उस पत्तों की टाल प्लाजे के ऊपर फकीर एक बैठता होता था, और हम वहां पे पेट्रोलिंग ड्यूटी किया करते थे। अब पेट्रोलिंग ड्यूटी जो है ना, वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है। हमने उसको रोज उठाना और उसने फिर आ जाना। और एक दिन वैसे ही शुगर लगाने के लिए उसको वैसे ही हमने उसको बुलाया और पूछा, मैंने कहा यार कितना तू कमा लेता है? और उसने कहा जी कि मैं कमा लेता हूँ बस अच्छा खासा, रब दा बड़ा करम है। तो हमने कहा कि यहाँ पे तो इजाजत नहीं है, तू यहाँ पे बैठता है। मतलब हमें तकलीफ ये थी कि ये बैठता है और इसकी वजह से गाड़ियां स्लो होती हैं और टकरे लगती हैं, इसको नहीं बैठना चाहिए। तो हमने कहा कि जी यार ये तो तेरा, हम बैठना तो अलाउ नहीं कर सकते, तू कमा तो लेता, तू दाएं चला जा बाएं चला जा, हम मर्जी चला जा, इधर ना तू बैठ। उसकी रीजन ये है कि ये जो है मसला हो रहा है इसके वजह से। उसने जी दिहाड़ी का 1000 रुपये ऑफर किया। ये 2007-8 की है। उसने कहा जी कि आप यूं करें, अच्छी अमाउंट थी 30,000 आप महीने डेली का मुझसे उसने कहा 1000 रुपये लेते थे, लेकिन शर्त ये कि मेरे अलावा फकीर कोई नहीं बैठने देना। ये फिर उसने कहा कि आपकी जिम्मेदारी है कि फकीर आपने कोई नहीं बैठने देना। मतलब उसने अगला भी पक्का कर लिया। माशाल्लाह कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ मिलके जो एक तो ज़ाहिर है कि css.com जो अपना एक सिस्टम है वो पूरा सारा उसमें चल रहा है। एक तो उसके लिए भी बताइएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने पॉडकास्ट किया तो 2 सवाल बहुत ज़्यादा आए। एक ये है कि जी कोई राब्ता करवा दीजिए, हमें कुछ गाइडलाइंस चाहिए। तो ज़ाहिर है कि आपकी टीम होगी, उसका कोई हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरा ये आया कि हमें कोई बुक्स बता दें जो पढ़नी होती हैं, वो हम बुक्स शुरू करवा दें, घर में तैयारी करवाना शुरू करवा दें। अच्छा, इसका जवाब आपने दे दिया कि वो तो नोट्स और वो सारी चीज़ें वो हैं, लेकिन ये भी इसलिए बता दीजिएगा। और दूसरा, इसका हिस्सा जो है, जो आपका कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ चल रहा है, उसके बारे में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो क्या तरीकाकार है? देखें, सीएसएस के लिए किताबें शायद इस तरह बताई नहीं जा सकती। ठीक है। सीएसएस करने के लिए जो सबसे आसान वे है ना, किताबों का टाइम भी नहीं रह गया, क्योंकि इंटरनेट ने चीज़ों को आसान कर दिया। किताबें पुरानी भी हैं, आउटडेटेड बन गई। तो हम हमेशा फिर एडवाइज यही करते हैं कि अगर आपने कोई टॉपिक तैयार करना है तो उसको इंटरनेट पे चले जाएं और इंटरनेट पे सर्च करें, उसी हवाले से कोई 10, 12, 14 आर्टिकल्स पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी टॉपिक की। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ी के लिए मैं किताबें को 1-2 रिकमेंड हमेशा कर देता हूँ। वो इल्मी बुक की है प्रोफेसर साद अली शाह साहब की, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, या रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। ये जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं अंग्रेज़ी के लिए, हम उन्हें ये रिकमेंड करते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ हम ये कहते हैं कि किताबों से ज़्यादा आसान है कि आप किसी उस्ताद को ज्वाइन कर लें। आपको एक टीचर 1 घंटे में पाकिस्तान अमेरिका के तल्लुकात के हवाले से वो पढ़ा देगा, जो आप 1 महीना मुख्तलिफ किताबें पढ़ के, एडिटोरियल्स पढ़ के, रिसाले पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा। 1 घंटे का आप उसका लेक्चर ले लेंगे तो मामला आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो चीज़ ये होगी, किताबें 2 बता सकता था, मैंने आपको बता दी। बिल्कुल सही। अच्छा, प्रेसी के लिए जो है वो बताई जा सकती है, इसकी क्या कहते हैं, प्रेसी के लिए मैं आपको एक किताब का नाम बता दूंगा, ठीक है? मेरे ज़हन से भी स्किप कर गया। बिल्कुल प्रेसी के लिए ना। अच्छा, दूसरा आपने पूछा कासिम अली शाह फाउंडेशन। बेसिकली जब से मैंने खुद सीएसएस किया तो साथ में एज ए हॉबी एक सिलसिला रख लिया दरस व तदरीस का। इब्तदा उसकी घर के बच्चे बच्चियों से हुई, फिर उसके बाद में इदारा कार थोड़ा फैल गया। तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म एक बन गया, और कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ मिलकर अभी हम जो कर रहे होते हैं वो ये कि ऐसे बच्चे और बच्चियाँ जो कि अफोर्ड नहीं करते फ़ी, लेकिन काबिल हैं, मेहनती हैं, वो सीएसएस करना चाहते हैं, पीएमएस करना चाहते हैं, उनको फिर ये फ्री ऑफ चार्जेस सिलसिला एक शुरू किया कोई 2-3 साल पहले, कि टोटल फ्री ऑफ चार्जेस उनको हम तालीम जो है वो दें। तो अल्लाह का शुक्र है 3 बैच टोटल फ्री ऑफ चार्जेस चले गए। इस साल थोड़ी सी फिर उसके बीच में हमने एक अमेंडमेंट की, और पिछले मतलब पहले बैच के बीच में कोई 60-70 बच्चे थे, दूसरे में 110 बच्चे थे, तीसरे में कोई 125 बच्चा था जिन्होंने टोटल फ्री पढ़ा पूरा साल। पूरा साल ऑनलाइन क्लासेस फ्री होती हैं जी, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं।
फिर इस साल थोड़ा सा हमने उसके बीच में अमेंडमेंट की। वो हमने अमेंडमेंट की कि जो बच्चा है बच्ची आए हमारे पास, वो एक मिनिमम सी चार्जेस खुद पे कर रहा हो, 7,000 पर मंथ उसके रख दिए। वैसे इसकी जो फ़ी है वो कोई 30,000 रुपये है तमाम सब्जेक्ट्स की पर मंथ। ये 7,000 पर मंथ इसलिए रख दिए कि इस साइड पे वही बच्चे आएँ जो वाकई सीरियस हैं, किसी और का हक ना मारे। हक मारने के अलावा हमने ये देखना शुरू कर दिया था कि बिल्कुल फ्री की चीज़ देख के ना बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसे भी आने लग पड़े जिनका शायद सीएसएस का दिल नहीं था, वो करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन फ्री था। हाँ। तो सोचा कि क्यों ना इसको ज्वाइन ही कर लें, और कुछ ना कुछ लर्न कर ही तो लेंगे। वो कुछ ना कुछ लर्न करने के चक्कर में हमारी बहुत सारी स्लॉट्स जो है वो ऑक्यूपाइड जो है वो हो गई। फिर कुछ बच्चे बच्चियों ने ये किया कि उन्होंने कहा जी कि चूंकि ये फ्री है तो फ्री ही है, तो इस साल भी पढ़ लेते हैं, अगले साल फिर फ्री पढ़ लेंगे। तो इस साल उन्होंने पूरी मेहनत की ही नहीं कि जी अगले साल फिर दाखिल हो जाएंगे, फ्री होगा। तो फिर इसलिए हमने कहा कि नहीं, कुछ कुछ चीज़ उनको जो है कुछ ना कुछ उनको पे करना चाहिए। 7,000 पर मंथ जो है वो बच्चे बच्चियां पे कर रहे होते हैं। और कुछ जो वो भी नहीं कर सकते तो फिर हम एक टेस्ट लेते हैं उनका, और हम देखते हैं कि जी जो 7,000 भी नहीं पे कर सकता वो फिर हमारे एक टेस्ट की क्राइटेरिया से गुजरे और फिर उसके ऊपर जो पूरा उतरे फिर उसको अभी भी फ्री ऑफ चार्जेस जो वो पढ़ रहा होता है। बिल्कुल सही है। तो ये एक ऑफर है तमाम बच्चे बच्चियों के लिए जो, अच्छा ये डोनेशन बेस्ड पैकेज है, चैरिटी बेस्ड, यानी इसमें जो स्पॉन्सर करते हैं हम लोग वो अपने डोनेशन और चैरिटी के जरिए कुछ दोस्त मिलके, बिल्कुल सही। सलमान खान साहब हैं हमारे दोस्त हैं, रेहान साहब हैं, शहजाद डॉक्टर शहजाद अनवर हैं, कासिम भाई हैं, तो ये मिलके फिर हम नुमान साहब हैं, हम कुछ इसका सिलसिला कर रहे होते हैं। उसमें आप भी हैं, ये मैं बताऊंगा भाई हमारा क्या है सिलसिला है, चल रहे मैं हैं, तो चल रहा है, चल रहा है, मैं तो जानता हूँ सारी सिचुएशन को। अच्छा आसिम भाई, एक चीज़ मुझे और बताइएगा, जो प्रोफेशनल डिग्रीज करने के बाद सीएसएस करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस किसी ने कंप्यूटर साइंसेज में इंजीनियरिंग की हुई है, स्किल बेस्ड डिग्रीज हैं, डॉक्टर है कोई, उनको रिकमेंड करते हैं कि उनको सीएसएस करना चाहिए? सीएसएस तो कोई भी कर सकता है ना, कर तो सकता है, देखें करना भी हर एक को चाहिए, करना भी हर एक को चाहिए, सही है। देखिए उसकी रीज़न ये है कि सीएसएस एज ए प्रोफेशन बाकी तमाम प्रोफेशन से बेहतर है। एज डॉक्टर आपको जो करियर मिल सकता है, मैं बेहतर ना भी कहूँगा तो एटलीस्ट कंपेटेबल है, एक अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है जो बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल नहीं है। मतलब एज करियर मैं इसकी 8-10 आपको अगर मैं खूबियाँ बता दूँ, मसलन ये कि आपको एक सिक्योर फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है, बहुत सारी जगहों पे ये अवेलेबल नहीं होती। बिल्कुल सही है। आपको लर्निंग की ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल नहीं है। जैसे छोटे भाई अभी मेरा जो है वो डीसी इनकम टैक्स है, तो वो सीएसएस करने के बाद ही बाहर पढ़ के आया, 2 साल के लिए फुल ब्राइट पे वो पढ़ के आया। वो चूंकि सीएसपी अफसर था इसीलिए उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो लर्निंग की बेशुमार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो और जगहों पर अवेलेबल नहीं होती। 2 बातें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के ऐसे चांसेस मिलते हैं जो दूसरी जगहों पर अवेलेबल नहीं होते। चौथी चीज़ ये कि हर बंदा प्रमोट होना चाह रहा होता है, ग्रो करना चाह रहा होता है, बढ़ना चाह रहा होता है कि उसका ओहदा बढ़े, वो ग्रो करे विद द पैसेज ऑफ टाइम। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बाज़ औक़ात ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पे एक स्टडी एक ग्रोथ है, ये अवेलेबल है इस सेक्टर के बीच में। अच्छा फिर सीएसएस कर लेने के बाद आपका विजिटिंग कार्ड ही आपकी एक पहचान है। आपको किसी को बताना नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। मतलब देखिए ना, आप क्यों चाहेंगे प्राडो लेना, हालांकि प्राडो तो एक महंगी गाड़ी है, सस्ती गाड़ियाँ तो और बहुत सारी हैं। मेहरान बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ा अच्छा चलती है, मैंने ज़िंदगी में 4 मेहरानें चलाई हैं, सस्ती है, फ्यूल इकोनॉमी में। लेकिन आप किसी जगह पे कुछ और भी तो चाह रहे होते हैं ना, आप एक पहचान चाह रहे होते हैं माशरे में, एक आइडेंटिटी, एक स्नॉब वैल्यू आप चाह रहे होते हैं, प्रेस्टीज चाह रहे होते हैं, तो उसके साथ एसोसिएटेड है, इसके साथ वो जुड़ी हुई है बीइंग ए सीएसपी ऑफिसर। मुआशरा एक्सेप्ट करता है इसको, एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। फिर ये कि कोई अच्छी बुरी जगह पर आप एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं इस मुआशरे को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए। यू गेट दी अपॉर्चुनिटी कि आप खाली स्टेडियम में जाके तालियां बजाने वाले नहीं हैं, आप खेलने वाले हैं। 11-12 लोग खेल रहे होते हैं ना स्टेडियम में, कितने लोग खेल रहे होते हैं क्रिकेट? 22-24 22 ना 11 जमा 11 टीम भी ठीक है, 22 खेल रहे हैं, हजारों देख रहे हैं। तो आप खाली देख के तालियां बजाने वाले नहीं हैं। जब आपने कर लिया तो आप इस मुल्क की मेन स्ट्रीम में आ गए, परफॉर्म करने वाले अब आपके हाथ में है, आप जो करें जैसा करना चाहें। सो बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें अवेलेबल है। सैलरी भी कंपैटिबल होती है, रीजनेबल है, डिपेंड फिर वही करता है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। इतनी जरूर है कि आप एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें, वरना ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी नहीं पूरी होती। मतलब अगर आप ये चाहेंगे ख्वाहिशात मेरी अनलिमिटेड है,
वो तो फिर बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। अदरवाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़रूर हैं कि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये जो सुनते आए रोज़ के जी ब्यूरोक्रेसी ने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, काम नहीं करते, सरकारी अफसर में दफ्तरों में जो है वो काम नहीं होता, रिश्वत देते हैं, मुलाजमीन छतरियाँ पकड़ के पीछे पीछे चल रहे होते हैं, 4-4 मुलाजमीन साथ चल रहे होते हैं। और अभी 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 ये रिसेंटली भी एक चल रहा था कि खातून गई हैं और उन्होंने जाके बेकरी वाले को कहा है कि जल्दी बंद करो, तो उसने कहा आपको पता नोटिफिकेशन ये है कि हमारे 2 घंटे एक्सटेंडेड है। इस तरह की हर आए दिन जो है वो हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई होती है। जब पड़ती है कान पड़ती है जब उसमें, तो फिर किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं इन चीज़ों को? इनकी कोई अहमियत रह ही नहीं गई। सोशल मीडिया पे आप मुझे ज़रा बताएं, कौन सा तबका है जिसकी मिट्टी प्लीद नहीं हो रही होती? आप बताएं ज़रा। सबका। ये तो एक बदकिस्मती से एक आलिम का भी, एक पॉलिटिशियन का भी, नेशनल नॉर्म बन गया ना टीचर जी। का भी। हमने ट्रोलिंग करनी है, हमने मजाक उड़ाना है, हमने मिसबिहेव करना है, हमने गलत अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, हमने किसी को इज्जत नहीं देनी, हमने किसी को अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करना, हमने बुराई करनी है, हमने बुरा कहना है। तो जब ये है तो फिर वो तो चीज़ अपनी अहमियत ही खो देती है। तो बस अब इन चीज़ों ने शायद अपनी अहमियत ही खो दी है। हर कोई हर एक को बुरा कह रहा है, हर कोई दूसरे पे तंज कर रहा है, हर कोई जो है वो दूसरे के अंदर बुराई निकाल रहा है, कीड़े निकाल रहा है। हर ख्वाह वो क्रिकेटर्स हों, ख्वाह वो मीडिया के लोग हों, ख्वाह वो शोबिस के लोग हों, सबको बुराई तो कहा जा रहा है। तो फिर ब्यूरोक्रेसी भी बेचारी इन्हीं अवाम का हिस्सा है, वो भी बीच में ही। गवर्नमेंट से भी टफ टाइम मिलता है किस हवाले से? किसी काम वगैरह के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, यानी किसी की गवर्नमेंट आई तो उसमें उसमें आप कहेंगे जी ये वाली हुकूमत हमें बड़ा टफ टाइम दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं ऐसा होता। देखें, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, कोई भी हो, वो कोशिश करती है डिलीवर करना अवाम के लिए, ठीक है। वो एक मैंडेट लेके आते हैं, वो अवाम के खैरखा होते हैं, वो उस मुल्क के खैरखा होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे होते हैं कि जिस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, और उसके लिए फिर वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ही तो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वो ब्यूरोक्रेसी उनकी टीम का पार्ट है। मसलन आज हम काम कर रहे हैं, मैं अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं सीएम पंजाब की टीम का हिस्सा हूँ। सीएम पंजाब का, सीनियर मिनिस्टर पंजाब का, जो हमारी मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक विजन दिया है, और वो विजन ये है कि पूरे पंजाब में हमने कम से कम 160-70 नई साइटें खोलनी है। हमने अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को इसको प्रोजेक्ट करना है पूरी दुनिया के बीच में। हमने ऐसी क्वालिटी सर्विसेज देनी है जो कहीं अवेलेबल ना हो, ये उनका विजन है, और हम सब मिलके इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर ए टीम। अच्छा, अब जो प्रेशर्स होते हैं वो डेडलाइंस को मीट करने के होते हैं, कि हम खुद डिसाइड करते हैं कि ओके, ये वाला रिजॉर्ट फलां डेट तक बन जाएगा। अब वो डेट खुद डिसाइडेड है, हमने खुद दी हुई है। अब अपनी दी हुई खुद डेट को अगर हम डिलीवर ना कर सकें तो ये वो प्रेशर है। उन्होंने हमें कोई नहीं कहा कि जी आप ये डेट दें। अच्छा। एक जब प्रोजेक्ट आया तो चीज डिसाइडेड है कि जी, पूछा जाता है कि जी आप कब तक डिलीवर करेंगे, हम कहते हैं कि जी 8 माह का काम है, हम 8 माह में डिलीवर करके देते हैं। चीजें डिसाइड हो गई, हमें पैसे आ गए, अब तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि जी हमने वो काम करना है और काम करवाना है। टाइमलाइन खुद ही सेट की, तो खुद हमने सेट की हुई है, सारा कुछ है। अगर हम ना कर सकें तो फिर हम कहेंगे जी हमसे पूछा क्यों जाता है, गवर्नमेंट हमसे क्यों पूछती है, या हमारे सीनियर्स हमसे क्यों खफा होते हैं, तो ये हमारी ज्यादती है। हमारा काम है कि हम उसको डिलीवर करें। 8 माह का कमिट किया तो 7 में करें। दिस इज इट। अच्छा, ये 50-60 साइट्स जो थोड़ी सी बात इस तरफ चल निकली है, तो वाकई पंजाब में है जिसके अंदर हम जो है वो उसको टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं? सर देखिए ना, पंजाब नेचर से, तारीख से, मजहबी मुकामात से भरा हुआ है। बेशुमार साइट्स हैं, इससे ज्यादा हैं। मैंने कोई 160 के करीब आपको साइट्स का कहा। खाली लाहौर के मैं बात करता हूँ आपको, मैं खाली टूरिज्म की साइट्स की बात करता हूँ। आपने मरी का नाम सुना जी? मरी ऑलरेडी डेवलप्ड है। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है, मैं सिर्फ 10 आपको चीजें बताने लगा हूँ मरी और इसके रीजन की। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मरी के बीच में अलियोट एक जगह है, भूरबन के रास्ते में, उसको रिजॉर्ट डेवलप किया जा रहा था कि बेहतरीन सी चीज वहां पे बन जाए। एक हो गई। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चौड़ा बेस के ऊपर ग्लैम्पिंग पॉड रिजॉर्ट बना दिया और वो अवाम के लिए खोल दिया। ठीक, वो बन चुका। तीसरी चीज, चौड़ा हिल्स, वहीं पे उसकी टॉप के ऊपर एक पैराग्लाइडिंग क्लब जो है और रिजॉर्ट, वो जो बनाया जा रहा है, उसकी तामीर हो रही है, वो दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। तीसरी चीज ये होगी। चौथी चीज, कोटी सतिया में धनोई फॉरेस्ट है, वहां पे रिजॉर्ट पहले से मौजूद था, उसको अपग्रेड किया जा रहा है, जून तक अवाम के लिए खुल जाएगा। 4 हो गई। 5वीं चीज, पंचपीर रॉक्स हैं। पंचपीर रॉक्स
बड़ी खूबसूरत चट्टानें हैं वहाँ पे, कोटली सतिया के बीच में वाक़ है। वहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। छठी चीज़, कोटली सतिया के बीच में परछन टॉप और पफंदी टॉप, इसके दरमियान में एक चेयर लिफ्ट जो है वो लगाई जा रही है। ठीक है, चेयर लिफ्ट लग रही है और वो 1 साल 1.5 साल के अंदर मुकम्मल करके आवाम के लिए जो है वो खोल दी जाएगी। 6 चीज़ें होगी। 7वीं चीज़, नूराबाद वाटरफॉल है, एक वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे एक वाटरफॉल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, उसको एक्सेस दी गई, अब आवाम के लिए खोल दी गई है, अब वहाँ पे आके उसको वो यूज़ कर रहे होंगे। 8वीं चीज़, करोर के बीच में एक पैराग्लाइडिंग क्लब जो है वो बनाया जा रहा है, वो तामीर किया जा रहा है। इसी तरीके से मरी के बीच में बांसरा गली के मुकाम के ऊपर रिजॉर्ट बन रहा है, मरी के लिए ग्लास ट्रेन जो है वो बनाई जा रही है, मरी के बीच में सफारी का बंदोबस्त किया। तो बेशुमार चीज़ें हैं सर जो की जा रही हैं। खाली एक मरी रीजन की मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें देखिए बता दी। बिल्कुल सही है। आखिर में बड़ा रवायती सा है, लेकिन कोई पैगाम दीजिए ना जो सीएसएस करना चाहते हैं उनको। पैगाम ये है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वाह वाह। कोई जुगाड़ नहीं है, मतलब कोई टोटका नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, और वो एक ही है, ज़मीन पे बैठ के मेहनत करने वाला काम है। और जिस दिन आप ये डिसाइड करते हैं कि जी हमने इस रास्ते पे आना है, उस दिन कलम कागज़ पकड़ लें, सोशल मीडिया वाले दोस्तों को, सोशल मीडिया को 1 डेढ़ साल 2 साल के लिए गुड बाय कह दें। उन्हें कहेंगे भाई लोगों आप ज़रा साइड पे हो जाओ, मैं ज़रा अपनी ज़िंदगी बना लूँ, पढ़ना शुरू कर दें, मेहनत करना शुरू कर दें। इट्स ए डूएबल टास्क, डूएबल टास्क है, हो जाता है, किया जा सकता है। और हर वो बच्चा या बच्ची जिसको कर लेना चाहिए वो कर जाता है अगर वो लगा रहे। सो कागज़ कलम पकड़ें, तलवार पकड़ें, मैदान में आ जाए। बिल्कुल सही आसिम भाई, थैंक यू सो मच। और तशनगी हमेशा की तरह बाकी है और दोबारा कभी बैठेंगे और मज़ीद जो है वो बात करेंगे। और मेरा तो टूरिज़्म पे भी करने को दिल करता है कि उस पर भी किसी दिन आप आएँ और हम दिखाएं कि पंजाब कितना खूबसूरत है। आसिम साहब मौजूद थे हमारे साथ और मुझे उम्मीद है कि आज के जो पॉडकास्ट है उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और कुछ बहुत सी नई बातें भी थी हमारे प्लेटफॉर्म से। तो फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें जो है वो आप तक जा रही हैं। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।